विटामिन विटामिन साइंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन जो होता है विटामिन बी टू का रासायनिक नाम होता है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं ताकि वीडियो जो है ज़्यादा बड़ा ना हो और आपको समझने में भी परेशानी ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। विटामिन बी टू की बात हुई है यहाँ पे। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि राइबोफ्लेविन कौन से विटामिन का नाम है, तो विटामिन बी टू करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगर एग्ज़ाम में विटामिन बी टू का रासायनिक नाम पूछा जाए तो राइबोफ्लेविन हो जाएगा। आपको याद रखना है कि राइबोफ्लेविन जो है नाम विटामिन बी टू का है, ठीक है, और विटामिन बी टू का नाम जो है वो राइबोफ्लेविन है। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। दोस्तों मैं आपको जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी वन का वैज्ञानिक नाम थायमीन है। ये आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में आपसे इस टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा कि थायमीन जो है कौन से विटामिन का नाम है, तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी4। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा विटामिन बी1। इस टाइप से आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। विटामिन बी1 जो है एमिनो अम्ल पर नियंत्रित करता है और विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों बेरी रोग जो होता है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी1। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। विटामिन बी1 पानी में घुलनशील होता है। मैंने आपको बताया था नेक्स्ट जो वीडियो आई थी हमारी उसमें बताया था मैंने कि BC जो होते हैं BC यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो ही विटामिन ऐसे जो कि जल में घुलनशील है। बाकी जो नाम बच गए जैसे कि KE, D, A ये जितने भी हैं ये सब वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूँ एक। आपको BC याद रखना है। BC के अंदर B और C विटामिन आती है जो कि जल में घुलनशील होते हैं, और कीड़ा याद रखना है आपको जो कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा। और बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, आपको ये याद रखना है। एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया था इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज हॉपकिंस ने की थी। आपको याद रखना है कि विटामिन ए की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल। ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स मैं आपको जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकती हैं। विटामिन ए की खोज हॉपकिंस ने की थी और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन की खोज सी फंक ने की थी। ये मैंने आपको बता दिया था। विटामिन जो है विटामिन की खोज विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इस टाइप से जितने भी हैं विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, इन सभी विटामिन की खोज जो है विटामिन की खोज किसने की थी? सी फंक ने। और कब की थी? 1912 में। ये आपको याद रखना है। 1912 में की थी। किसने की थी? सी फंक ने। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो सी फंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर एग्ज़ाम में इस टाइप से पूछ सकते हैं कि विटामिन की खोज कब की थी, तो 1912 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि रक्षात्मक पदार्थ किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका विटामिन। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। नेक्स्ट है विटामिन दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बता दिया
सी और कीड़ा नाम आपको याद रखना है, जो कि जल और वसा में घुलनशील होते हैं। मैंने बता दिया आपको, BC जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, और कीड़ा जो है यानी कि जितने भी उसके नाम में जितने भी विटामिन आ जाते हैं वो सब वसा में घुलनशील होते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील है विटामिन B और विटामिन C। BC आपको याद रखना है। वसा में घुलनशील विटामिन होता है कीड़ा, KEDA, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, ये आपको याद रखना है। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है, यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डायग्राम में बता रखा है आपको कि दो पटरियाँ हैं साइड में, और दो पटरियों के बीच में एक जगह होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो पटरियाँ होती है वो धातु से बनी हुई है, ठीक है ना, अलॉयज होते हैं, उस टाइप से मिश्र धातु से बनी हुई है। क्योंकि धातु गर्म होने पर क्या होता है, फैलता है, तो फैलेगा तो उसे जगह भी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे जगह जो छोड़ी गई है, ताकि फैलते टाइम जो है उसे वो पूरा का पूरा कवर हो जाए, और फिर से वो अपनी खुद की अवस्था में आ जाएगा, संकुचित भी हो जाएगा ठंडा होने पर। फैलेगा कब? फैलेगा जब वो गर्म हो जाएगा, हीट होगा। जैसे ही कूल होगा यानी ठंडा होगा, तो वो फिर से अपनी खुद की अवस्था में आ जाएगा। ये एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे, मैंने आपको बता दिया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? देखिए यहाँ पे ल्यूमेन की बात हुई है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति फेल्गस का, ये आपको याद रखना है। ज्योति फेल्गस का ल्यूमेन का मात्रक होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान 37 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये अगर डिग्री में पूछा जाए तो 37, फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री, ठीक है। अगर 40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापक्रम समान होता है। आपसे एग्ज़ाम पूछा जाएगा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो तापक्रम होता है, ताप जो होता है वो समान होता है, वो कितने डिग्री पर होता है? तो 40 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे सेल्सियस स्केल 37 डिग्री दिया है, और यहाँ पे नीचे फ़ारेनहाइट पर 98.6 डिग्री दिया है। ये दोनों ये जो सेल्सियस है हमारे तापक्रम है, ये 40 डिग्री के ऊपर दोनों समान रहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, याद रखना है आपको ये वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती? ध्वनि तरंग जो होती है वो निर्वात में नहीं चलती। ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम में इस टाइप से भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि ध्वनि सबसे ज़्यादा किस पदार्थ में चल सकती है या फिर किस में चल सकती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉलिड यानी ठोस में। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है, यहाँ पे वोल्ट की बात हुई है, जो कि ऊर्जा से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई ऊर्जा होती है। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणें जो होती हैं उसकी भेदन क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा आपका आंसर। हाइड्रोजन जो है आपका आंसर हो जाएगा, जिसको H2 के रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये आपको एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उद्रवपातन कहते हैं। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रहा हूँ एक बार।
ठोस कपूर है और वो कपूर वाष्प हो रही है, यानी कि जैसे जो तालाब होते हैं उसके अंदर पानी क्या होता है, गर्म होकर वाष्प में बदल जाता है, जो कि बादलों में चला जाता है वाष्पीकृत होकर, और वो वर्षा के रूप में नीचे आता है, यानी वर्षा के रूप में नीचे बरसता है। उसी टाइप से जो ठोस कपूर होता है वो कपूर वाष्प बन जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उद्रवपातन कहते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र किस में मापा जाता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। फेल्कस मीटर, आपको याद रखना है, फेल्कस मीटर जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र को मापता है कि चुंबक की तो जो ताकत है वो कहाँ तक है। ठीक है ना, तो उसके लिए फेल्कस मीटर का प्रयोग किया जाता है। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स्ट्रोम क्या मापता है। एक्स्ट्रोम जो होता है वो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मापता है, जिसे हम वेवलेंथ भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। एंगस्ट्रॉम पूछा इसने, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मापता है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में आपसे इस टाइप से पूछा जाएगा कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो किससे मापा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। देखिए, प्रिज्म द्वारा जो रंग 7 रंग निकलते हैं उसके अंदर, प्रिज्म के अंदर, तो विचलन सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो बैंगनी रंग होगा जिसमें विचलन जो सबसे ज़्यादा होगा। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तापक्रम को मापन का यंत्र है। उच्च ताप को किससे मापा जाता है। सरल शब्दों में इस टाइप से क्वेश्चन को समझ सकते हैं आप। जो उच्च तापक्रम है उसको हम पायरोमीटर से मापते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि उच्च तापक्रम को किससे मापा जाता है, तो पायरोमीटर। एग्जाम में इस टाइप से पूछ सकते हैं उल्टा क्वेश्चन, यानी कि अपोजिट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पायरोमीटर क्या मापता है, तो उच्च ताप मापता है। ठीक है, आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रह जो है, ग्रह की गति संबंधी नियंत्रण नियम किसने प्रतिपादित किया था, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो केपलर आपको याद रखना है। ग्रह की गति, ग्रह जो घूमते हैं उनकी गति का नियम जो होता है वो केपलर ने बताया था। या फिर एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाएगा कि केपलर ने किन की गति का नियम बताया था। ठीक है ना, इस टाइप से पूछा जाएगा, तो आपको बताना है कि ग्रह की गति का नियम प्रतिपादित किया था किसने किया था, केपलर ने। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं। समझना है आपको ये क्वेश्चन। यदि कोई झूला है, सपोज डैट मान लेते हैं कि कोई झूला है, उसके ऊपर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी टाइम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो झूला है वो तो घूम रहा है, उसके ऊपर एक बैठो या 2 बैठो या 3 बैठो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला जो है उस पर खड़ा हो जाता है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति चलते हुए झूले के ऊपर एकदम से खड़ा हो जाता है तो झूला जो होता है वो धीमा हो जाता है, यानी कि उसका आवर्तकाल कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आदमी बैठा है नीचे। ठीक है, तो वो झूला जो वो घूम जाएगा और घूमता रहेगा। अगर वो एकदम से खड़ा होता है तो वो वायु के संपर्क में ज़्यादा आता है, जिसके कारण जो झूला है उस पर प्रेशर पड़ता है, दाब लगती है, जिसके कारण उसकी जो गति है वो कम हो जाती है, यानी घट जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। पृथ्वी का पलायन वेग पूछा है,
तो यहाँ पे 11.2 किलोमीटर सेकंड ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग पूछा है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? देखिए सबसे कौन सा कण जो है, यानी कि कण पूछा इसने सबसे अधिक अस्थायी है। स्थायी तो एक जगह पर हो गया, लेकिन अस्थायी यानी कि जो चल फिर सकता है, यानी कि एक जगह पर नहीं रहता। देखिए यहाँ पे प्रोटॉन जो होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस का चार्ज होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो वो अस्थायी है, वो एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकता है। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? मैंने बता दिया आपको, न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही प्लस का और ना ही माइनस का। जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकती हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है तो प्लस, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है तो माइनस, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, यह सब आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, मेरा समझाया हुआ आपके समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूं जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैदम किसके कितने बराबर होता है? एक फैदम जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक फैदम की बात हुई है तो 6 फीट के बराबर होगा। अगर 2 फैदम हो तो 12 फीट के बराबर होगा। इस टाइप से आपको समझना है। एक फैदम की बात हुई है यहाँ पे, या फिर आपसे एग्जाम इस टाइप से पूछा जाएगा कि 6 फीट कितने फैदम के बराबर होता है, तो 1 फैदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 फैदम किस के बराबर होता है, तो यहाँ पे 6 फीट जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है? मैनोमीटर को जो गैस है, गैस के दाब को मापा जाता है, जो हमारे एलपीजी के अंदर भरी जाती है। एलपीजी के अंदर कौन कौन सी गैस भरी जाती हैं? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ये 3 गैस होती हैं जो कि हमारे एलपीजी के अंदर होती है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको याद रखना है। मैनोमीटर से गैस का दाब मापते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारित के लिए किया जाता है? यहाँ पे मैक की बात हुई है, मैक आपको याद रखना है। मैक का उपयोग विमान की चाल निर्धारित करता है। मैक संख्या जो होती है वो विमान की चाल निर्धारित करता है, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है, यानी सबसे अधिक होता है? बैंगनी कलर, जिसे हम वॉयलेट कहते हैं। बैंगनी कलर जो होता है सबसे ज़्यादा विक्षेपित होता है, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? ये आपको एग्ज़ाम में इस टाइप से मिलेगा कि रेफ्रिजरेटर में जो भी चीज़ यानी कि खाने पीने की हम रखते हैं वो सुरक्षित क्यों रहती है, ज़्यादा समय तक सुरक्षित क्यों रहती है, किसके कारण होती है? क्योंकि उस वहाँ पर क्या होगा, एक फोम के यानी कि एक फोम टाइप होगी जो कि फ्रीज के सभी कोनों में होती है। ऊपर से एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ा दी जाती है। रेफ्रिजरेटर को हम फ्रीज भी बोलते हैं, जो कि हमारे आमतौर पर घरों में होता है। थर्मोस्टेट पूछा है यहाँ पे, थर्मोस्टेट का कार्य एक समान ताप बनाए रखता है, यानी कि बाहर का तापमान अंदर नहीं आ सकता और अंदर का तापमान बाहर नहीं जा सकता, यानी कि वो
जैसा भीतर यानी कि अंदर ठंड है तो अंदर ठंडी रहेगी। अगर बाय द वे अगर हम उसको खोल देते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जो अंदर ठंड है वो बाहर नहीं आ सकती। यही कार्य होता है कि अंदर की ऊष्मा को वो बाहर नहीं जाने देता और बाहर की ऊष्मा को वो अंदर नहीं आने देता। कौन नहीं आने देता? थर्मोस्टेट। आपको याद रखना है, थर्मोस्टेट का कार्य यही होता है, एक समान ताप बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? शुद्ध जल की बात हुई है। शुद्ध जल का फ़ारेनहाइट जो होता है वो 212 फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पे शुद्ध जल की बात हुई है। शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है वो 212 फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपको शुद्ध जल का पीएच मान पूछा जाए तो 7.4 होता है। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर मनुष्य के खून का पीएच मान पूछा जाए तो वो भी 7.4 होता है। ये आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? हमने कोई यानी हमारे कान है, हमारे कान के अंदर कोई भी आवाज़ आई तो उसका इफ़ेक्ट कितने समय तक रहता है? ये एग्जाम में इसमें पूछा है क्वेश्चन में। तो 1.10 सेकेंड तक उस जो ध्वनि है वो हमारे कानों में गई है, उसका प्रभाव रहता है, इफेक्ट रहता है 1/10 सेकेंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है उसका खालिस्तान यानी कि परमाणु क्रम। किसी भी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक जो होता है, जिसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, वो प्रदर्शित करता है। जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन सबसे पहले आता है, हाइड्रोजन 1 पे है, हीलियम 2 पे है, लिथियम 3 पे है। इस टाइप से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये क्या हो जाएगा सब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइप से चल रहे हैं। तो ये परमाणु क्रमांक किसके हो जाएंगे। आपको अगर वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरा समझाया हुआ फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज़ नई नई वीडियो अपलोड करता हूँ और मैं वही क्वेश्चनों की वीडियो अपलोड करता हूँ जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं की वीडियो बनाता हूँ। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा कि क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया हो तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ही पता चल गया था कि जो ये क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।